हाय एवरीवन, दिस इज रवि। वेलकम बैक इन माय चैनल। तो ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए है क्योंकि 10 तारीख को उनका मैथ का एग्जाम है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी पूरे क्लास 10th का हम लोग बारी बारी करने वाले हैं पार्ट वाइज। तो अभी आपको इस पार्ट में फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर और प्रोबेबिलिटी, ये 3 चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने वाला है और वो भी पूरे कंसेप्ट के साथ। तो ये जो आपको चैप्टर पढ़ाने वाले हैं वो आपको पढ़ाने वाले हैं हिमांशु सर। हेलो गाइस, दिस इज मी हिमांशु शेखर। आप लोग ज्ञान पाठशाला के साथ जुड़े हुए हैं। मेरे अकॉर्डिंग जितने भी मेरे को क्वेश्चन जो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो सब एनसीईआरटी के थ्रू हम कवर कराने का कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो अब हम लोग रियल नंबर जो पहला चैप्टर है उसके बारे में हम लोग समझ रहे हैं, ठीक ना। तो नंबर जो होते हैं वो बहुत टाइप के होते हैं। अगर नंबर के बारे में बात करें तो नंबर तुम लोग बचपन से बहुत सारे टाइप के नंबर पढ़े होंगे, जैसे प्राइम नंबर पढ़े होंगे, जैसे कंपोजिट नंबर पढ़े होंगे, जैसे रेशनल नंबर पढ़े होंगे, फिर क्या बोलते हैं कि ई रेशनल नंबर पढ़े होंगे, जैसे इवन नंबर पढ़े होंगे तुम लोग, जैसे ऑड नंबर पढ़े होंगे तुम लोग, ठीक है। बहुत टाइप के और भी टाइप के नंबर है, डेसिमल वगैरह, इन सब नंबर का खास बात ये है कि इनको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए ये लोग रियल नंबर कहलाते हैं क्योंकि ये ना नंबर लाइन पे विजिबल होता है। इनके अलावा कुछ ऐसे भी नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। वो सभी नंबर्स को हम लोग इमेजिनरी नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। लाइक कि √3 को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्लास 9th में हम लोग सीखे हैं, ठीक ना। लेकिन √-3 को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो रूट के अंदर कोई भी नंबर जो है वो नेगेटिव फॉर्म में है तो वो उसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे और ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक ना। ऐसे नंबर को बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। इन सब के बारे में हम लोग को क्लास 10th में नहीं पढ़ना है, ये क्लास 11th का मटेरियल है। तो इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है रेशनल एंड ई रेशनल नंबर को समझना। सबसे पहले हम लोग रेशनल नंबर के बारे में बात करते हैं। तो रेशनल नंबर्स वैसे नंबर होते हैं जिनको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जब हम लोग बोल रहे हैं कि p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो यहाँ पर p जो है वो एक इंटीजर होना चाहिए और q भी क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए। ओके, और साथ ही साथ ये जो q का क्वालिटी है, q जो है कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। इतना कि साथ साथ ये p और q जो होने चाहिए वो को प्राइम नंबर होने चाहिए, ठीक ना। मतलब इनको जो है 1 के अलावा कोई अदर नंबर डिवाइड नहीं करना चाहिए। ओके, तो इनको बोलते हैं हम लोग रेशनल नंबर। एक दूसरा जो नंबर है वो है ई रेशनल नंबर। ई रेशनल नंबर क्या होता है, तो ई रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। इनको हम लोग p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलेंगे ई रेशनल नंबर। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है। तो इंपॉर्टेंट है जैसे कि √2 को ई रेशनल प्रूव करना, √3 को ई रेशनल नंबर प्रूव करना, √7 है उसको ई रेशनल नंबर प्रूव करना। ये सभी जो हैं इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट रिपीटेड है। कोई भी मतलब कि इसको बोल देता है, इजिली गेसेबल है कि ये आता ही आता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि √2 जो है उसको कैसे ई रेशनल नंबर हम लोग प्रूव करेंगे। ओके, तो √2 इज एन ई रेशनल नंबर, ये हम लोग को प्रूव करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, √2 को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक ना। हम लोग एज्यूम कर लिए हैं कि √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, मतलब इसको हम लोग p/q के फॉर्म में क्या बोलते हैं कि लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पे √2 का स्क्वायर हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, p/q का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2 और ये जो हो गया वो p² अपन में q² ऐसा लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये 2q² इक्वल्स टू p² हो गया। ओके, इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि जो 2 है वो डिवाइड कर सकता है किसको, p² को। 2 जो है वो डिवाइड कर सकता है किसको, p² को। 2 अगर p² को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये भी हुआ कि 2 जो है वो डिवाइड करेगा p ऑल्सो, p को भी डिवाइड करेगा, ठीक ना। अगेन क्या करते हैं, ये जो हम लोग इक्वेशन बनाए हैं इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बनाते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे, हम लोग p के जगह पे कोई भी इंटीजर या फिर कोई भी रेशनल नंबर लाइक 2c पुट कर देते हैं। ओके, अगर यहाँ पे √2 के जगह पे √5 प्रूव करना होता तो हम लोग यहाँ पे p के जगह पे 5c पुट करते हैं। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस वाले को यहाँ पे जस्ट अटैक। तो 2q² इज इक्वल्स टू p के जगह पे तो 2c पुट करना था तो 2c का स्क्वायर, तो ये हो गया 2q² इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4c², 2 से ये 2 टाइम में कैंसिल आउट हो जाता है तो q² इक्वल्स टू 2c²। इसका मतलब ये हुआ ये जो 2 है यहाँ वाला वो q² को डिवाइड कर सकता है। तो हम लोग सिंपली लिख देंगे कि 2 डिवाइड्स q²। अगर 2 जो है q² को डिवाइड कर सकता है तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 डिवाइड्स q ऑल्सो। 2 जो है वो q को भी डिवाइड कर सकता है। अब यहाँ पर ध्यान दो,
अभी ई रेशनल नंबर का जब कॉन्सेप्ट बताए थे, तो रेशनल नंबर में हम बताए थे कि रेशनल नंबर वही नंबर होते हैं जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर क्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, और साथ ही साथ पी और क्यू जो होने चाहिए सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होने चाहिए। लेकिन अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो 1 के अलावा एक ऐसा नंबर मिल गया मेरे को 2, जो पी को भी डिवाइड कर रहा है और क्यू को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब है ये हुआ कि हमारा एजम्पशन रॉन्ग था, और इसलिए ये जो √2 है वो एक रेशनल नंबर नहीं है, ठीक ना, वो एक इरेशनल नंबर है। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है जो बोर्ड के द्वारा पूछा जाता है। ये मोस्टली जैसे कि अभी √2 को हम लोग प्रूव कर लिए कि √2 इज एन इरेशनल नंबर। सिमिलरली ना अदर भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसे कि मान लो कि अगर इसको प्रूव करना होगा 2 प्लस √2 को इरेशनल कैसे प्रूव करेंगे, ओके, या फिर 3 प्लस में √3 को कैसे प्रूव करेंगे, या फिर मान लो 2 प्लस √3 को कैसे प्रूव करेंगे, या फिर 2 प्लस √3/2 को कैसे इरेशनल प्रूव करेंगे, या फिर √3 प्लस में 2/2 को कैसे इरेशनल प्रूव करेंगे, या फिर 50 तरीके के 2√3 प्लस में 1/√2 को कैसे इरेशनल प्रूव करेंगे। ओके, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। ये सभी क्वेश्चंस √2 से ज़्यादा इजी है सॉल्व करना इन लोगों को। इसी का जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 2 प्लस में √7 को इरेशनल प्रूव करना है, लेट्स, ठीक ना। तो कैसे करेंगे हम लोग, देखो बेसिक एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम बताते हैं। एक रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है। बस इस छोटे से आइडिया से क्या होगा कि हम इसको प्रूव कर सकते हैं आसानी से। जैसे लिखा हुआ है कि 2 प्लस √7 इज एन इरेशनल, प्रूव करना है, तो सबसे पहला काम ये होगा कि हम लोग मान लेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है। तो 2 प्लस √7 को हम लोग एक रेशनल नंबर मान रहे हैं। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो इसका मतलब इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अब देखो इन दोनों में से तुमको इरेशनल कौन सा दिख रहा है, इरेशनल जो है वो ये है, रेशनल ये है। तो एक साइड क्या करना है, एक साइड इरेशनल करना है, दूसरी साइड रेशनल करना है। तो ये रहा इरेशनल नंबर, और ये पी बाई क्यू क्या था, अभी हम लोग बोले हैं ये एक रेशनल नंबर है, ये -2 चला गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक रेशनल नंबर में से एक रेशनल नंबर घटाए हैं, तो ये क्या हो गया, एक रेशनल नंबर, और ये क्या हो गया, एक इरेशनल। क्या कभी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल होगा, नहीं। एक रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है। और हम माने क्या थे, ये जो गिवन नंबर है वो एक रेशनल नंबर है, तो इसीलिए हमारा एजम्पशन जो होता है वो रॉन्ग हो जाता है। इसीलिए गिवन नंबर 2 प्लस √7 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। ओके, जैसे कि मान लो कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी टाइप का, लाइक इसी को हम लोग को प्रूव करना है कि वो एक इरेशनल है, तो सबसे पहले क्या करो कि √3 + 2/2 को एक रेशनल नंबर एज्यूम कर लो। अब इन सारे नंबर्स में से ये दिखाई पड़ रहा है कि एक इरेशनल है, एक साइड इरेशनल को छोड़ो, बाकी सबको उधर शिफ्ट करो। जैसे यहाँ पर लिखेंगे क्या, √3 + 2 = 2, ये हो जाएगा 2p/q। यहाँ से √3 = 2p/q - 2। ओके, अब देखो यहाँ पर सिंपली स्टेटमेंट क्या होता है, लिखना पड़ता है कि 2p/q - 2 इज अ रेशनल नंबर, while √3 इज एन irrational number. A rational number can't be equal to an irrational number, therefore our assumption is wrong. तो इस साल के लिए भी हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ से एक क्वेश्चन अपना फ्रेम हो रहा है इस चैप्टर से। ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो 5 नंबर का आएगा, और 5 नंबर में से ये 2 या 3 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ बेस्ड जो क्वेश्चन है ना उसको थोड़ा सा टैकल करते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ बेस्ड क्वेश्चन कैसे आता है। जैसे पहले देता था ना कि जैसे कि मान लो कोई भी छोटा छोटा नंबर दे देता था, लाइक 2 2 4 दे देगा, 5 7 3 दे देगा, और 7 6 दे दिया, और बोल दिया कि इसको क्या करो एलसीएम निकालो, इसका एचसीएफ निकालो। तो वो सब अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। सिंपली कुछ फॉर्मूला है जिस पे हम लोग को वर्क करना है। सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो ये है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर के इक्वल होता है। मतलब कि अगर इन दोनों का जो एलसीएम होगा, लेट से कि वो x है, और इन दोनों का जो एचसीएफ होगा मान लेते हैं y है, तो सिंपली हम लोग लिख सकते हैं क्या कि x इंटू वाई जो होगा वो किसके इक्वल होगा, तो 2 2 4 × 5 7 6 इसके इक्वल होगा। ओके, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर पे ये पहला जो है मतलब कि क्वेश्चन फ्रेम हो पाएगा, ठीक ना, ये आसान है। अगला जो टाइप का क्वेश्चन है वो इस टाइप का है कि जैसे कि नंबर अब डायरेक्टली ना देखिए, p² r कर देगा, ये पहला नंबर है, और दूसरा जो नंबर है वो मान लो कि p³ r² दे दिया, और बोल दिया क्या कि इन दोनों का क्या करो एलसीएम निकालो। तो अब सबसे पहले जो नंबर था वो देखो ध्यान से, पहला जो नंबर है वो क्या लिखा हुआ है, p² r। इसका मतलब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं p इंटू q r, और दूसरा जो नंबर है वो लिखा हुआ है क्या p³ r²। ओके, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, p इंटू q इंटू r। ओके, एलसीएम कैसे निकालते थे हम लोग, एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते थे कि जो भी कॉमन होता है, जैसे कि p कॉमन है, ओके, जैसे इन्हीं दोनों में p कॉमन है,
तो p अगर कॉमन है तो हाईएस्ट वाला देखना होता है, तो हाईएस्ट कौन सा है, तो p का क्यूब है। q अगर कॉमन है तो q में तो दोनों ही का पावर 1 ही है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग q को उतार देंगे, और r वाले में जो हाईएस्ट पावर है वो है 2 वाला, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, r का स्क्वायर लिख देंगे। तो ये क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। अगर हमको इसी नंबर का एचसीएफ निकालना होता तो सिंपली क्या करते हैं हम लोग, जो कॉमन है उस पार्ट पे ध्यान देते हैं, जैसे कि ये वाला p उतार दिए, ठीक ना, एक और p कॉमन था तो उस p को भी उतार दिए, एक q कॉमन है यहाँ से तो एक q को उतार दिए, और एक r भी कॉमन है तो उस r को भी हम लोग क्या किए, उतार दिए, ठीक ना। तो ये इसका क्या हो गया, p स्क्वायर क्यू r जो हो गया उसका एचसीएफ हो गया। पे छोटे छोटे क्वेश्चन ही उम्मीद करो कि इस साल आएगा, और एनसीईआरटी से देखो कि कहाँ से मतलब कि क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। देखो एनसीईआरटी में ना ये पोर्शन, ठीक ना, ये ट्री वाला क्वेश्चन जो है वो 1-2 साल पहले रिपीट किया था, इस साल के लिए उम्मीद कर सकते हो कि ये आ सकता है। तो देखो इस क्वेश्चन में होगा क्या कि यहाँ पे ना कुछ नंबर मिसिंग कर देगा, कुछ नंबर मिसिंग कर देगा, और उसमें क्या होगा, वो नंबर फाइंड आउट करना होगा। तो ट्री वाले में ना नीचे से स्टार्ट करना होता है, ओके। जैसे ये 13 है और ये 7 है, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में कितना आ जा रहा है, 91 आ जा रहा है, ओके। फिर 91 और 5 को जब मल्टीप्लाई किया गया आपस में तो कितना आ गया आंसर, 455 आ गया, ओके। 455 को 3 से मल्टीप्लाई किया गया तो 1365 आ गया। तो इस तरीके से क्या करना, ब्रांचिंग कर लेना। इतने बड़े बड़े ब्रांचेज नहीं आते हैं, 2-2, 3-3 जो होंगे ब्रांचेज आएंगे, लाइक कि इतना का ब्रांच आ गया और फिर आपस में फाइंड आउट करना रहेगा। आइडिया मिल गया, क्या करना है, आइडिया बस इतना सा है कि नीचे से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करना है। जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ तक पहुँचोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ तक पहुँचोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ तक पहुँचोगे। हाँ, 4 का पावर n। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है 4 का पावर n, एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 4 का पावर n, जब टेक्स्ट बुक निकालोगे तो उसमें 6 का पावर n है, ओके। और जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बोर्ड में वो 10 का पावर n, 15 का पावर n। तो हम लोग ना इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि कौन सा नंबर जो होता है वो 0 से एंड होता है, ओके। तो कोई भी नंबर जैसे कि ये 6 का पावर n ही है, 0 से एंड होगा कि नहीं होगा, कैसे हम लोग को मालूम चलेगा ये 0 से एंड होगा कि नहीं होगा, ये हमको कैसे मालूम चलेगा। तो सबसे पहले क्या करो कि 6 का फैक्टर निकालो। 6 का फैक्टर क्या होगा, तो 2 × 3 होगा। फैक्टर में अगर 2 और 5 मौजूद नहीं हैं, फैक्टर में 2 और 5 अगर मौजूद नहीं है तो वो नंबर कभी भी 0 से एंड नहीं होता है, ओके। तो इस 6 के फैक्टर में 2 और 3 मौजूद था, 2 तो मौजूद था लेकिन 5 मौजूद नहीं था, इसीलिए कभी भी ये 0 से एंड नहीं होगा ये नंबर, ओके। तो क्या कभी 6 का पावर n 0 से एंड होगा। सिमिलरली ये 4 का पावर n लिखा हुआ तो है, क्या ये कभी 0 से एंड होगा। तो 4 का फैक्टर निकाल लेते हैं। 4 का फैक्टर क्या होगा, 2 × 2। कहीं पे भी 5 जो है वो अवेलेबल नहीं है, इसीलिए जो नंबर है वो कभी भी 0 से एंड नहीं होगा, ओके। तो कुल मिला के कोई नंबर 0 से तभी एंड हो पाता है जब उसके फैक्टर्स में 2 और 5 मौजूद होने चाहिए। ये 1.1 से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को लग रहा है तो वो थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन है, ओके। क्या बोलते हैं कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर, फॉर्मूला जो हम शुरुआत में बताए थे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल होते हैं, तो उस पर बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे रहा कंपोजिट नंबर वाले क्वेश्चंस। तो कंपोजिट नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, कंपोजिट नंबर वैसे नंबर होते हैं जो प्राइम नंबर नहीं है, मतलब 2 या 2 से अधिक नंबर डिवाइड कर सकता है। तो ये वाला एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। लिखा हुआ है कि 7 × 11 × 13 प्लस में 13, क्या ये कंपोजिट नंबर है। तो हाँ ये कंपोजिट नंबर है। इसमें से कॉमन निकालेंगे तो 13 कॉमन आ जाएगा। अगर 13 कॉमन आ गया तो क्या बचा, 7 × 11 और प्लस में ये 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है, गिवन नंबर जो है वो 13 से डिविजिबल है, 13 से कट जाएगा, और प्लस में ये 11 और 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो 77 + 1, यानी ये जो नंबर है गिवन नंबर वो 13 और 78 दोनों से क्या हो जाएगा, कट सकता है। इसीलिए जो गिवन नंबर है वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। सिमिलरली इसमें से भी 5 को कॉमन निकाल करके इसको भी कंपोजिट तुम देख सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं, पोलिनोमियल, ओके। ये जो चैप्टर है वो उम्मीद कर सकते हो कि 4-5 नंबर देखे ही जाएगा। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बहुत सस्ता चैप्टर है। आसानी से हम लोग क्या करते हैं, 5 नंबर 4 नंबर जो भी आता है इस चैप्टर से निकालने की कोशिश करते हैं। कुछ क्वेश्चन हम करा देते हैं, आई एम डैम श्योर कि वहीं से आ जाएगा क्वेश्चन, ओके। देख लो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक्सप्रेशन को समझते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है जो किसी की नंबर के बराबर नहीं होता, किसी भी चीज़ के बराबर नहीं होता। लाइक कि अगर x + 3 लिख दिए हैं तो ये एक एक्सप्रेशन कहला रहा है, ओके, क्योंकि कहीं पे इक्वल का साइन नहीं है। अगर इक्वल का साइन दिख जाता तो इसको इक्वेशन बोल देते हैं, सिंपल। जैसे वही x + 3 है, अभी एक्सप्रेशन बोल रहे हैं, लेकिन अगर मान लो किसी नंबर के इक्वल कर देते हैं, किसी 0 के इक्वल कर दिए, 7 के इक्वल कर दिए, -3/2 के इक्वल कर दिए, किसी भी चीज़ के इक्वल कर दिए, मतलब अगर ये इक्वल साइन आ जा रहा है तो इसको हम लोग इक्वेशन बोल रहे हैं, ओके। अब पढ़ने का तरीका जो है इक्वेशन का, वो 2 अलग अलग टाइप में हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक करके इक्वेशन को पढ़ते हैं। लाइक कि हम लोग क्या करते हैं, टर्म्स के बेसिस पे बांट देते हैं, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, डिग्री के बेसिस पे बांट करके पढ़ते हैं। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर इन एन इक्वेशन, ओके। जैसे कि मान लो x² प्लस में 2x + 3 लिखा हुआ है, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसका डिग्री क्या हो गया, 2 हो गया, ओके।
डिग्री निकालने का खास बात ये होता है ना कि जितने डिग्री होते हैं उतने ही उसके जीरोज होते हैं। जीरो मतलब वो नंबर जो अगर x की जगह पे पुट किया जाए तो पूरा का पूरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा, सिंपल। ओके, तो अभी हम बताते हैं टर्म्स के बेसिस बात की जाए तो मोनोमियल हो सकते हैं, बाइनोमियल हो सकते हैं, ट्राइनोमियल हो सकते हैं। ऐसे नंबर्स, ऐसे इक्वेशंस जिसमें एक ही टर्म होता है उसको हम लोग मोनोमियल बोलते हैं। ऐसे इक्वेशन जिसमें दो दो टर्म होते हैं उसको बाइनोमियल बोलते हैं। और एक ऐसे इक्वेशन जिसमें तीन तीन टर्म होते हैं उनको हम लोग ट्राइनोमियल बोलेंगे। ओके, लाइक कि अगर बात किया जाए एक्स का तो एक्स अकेला क्या है, ये मोनोमियल है। अगर एक्स में 2 ऐड कर देते तो एक दो टर्म हो गए तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। अगर इसी में क्या करते हैं हम लोग, जैसे ये वाला इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 3, तो इसमें तीन तीन टर्म है, एक ये टर्म, एक ये टर्म और एक ये टर्म, ये क्या हो गया, ये एक ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल हो गया। अगर डिग्री के बेसिस बात करें तो अगर 1 डिग्री है तो इसका मतलब उसको हम लोग लीनियर बोलते हैं। अगर 2 है तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक बोलेंगे, और अगर 3 है तो उसको हम लोग क्यूबिक बोलेंगे। इस तरीके से आगे मूव करते हैं। 4 रहेगा तो हम लोग बाई क्वाड्रेटिक बोल देते हैं। अब हम लोग मूव कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 पे। देखो यहाँ से ना लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, लेकिन वो एक क्वेश्चन जो था थोड़ा सा इससे ना डिफरेंट था। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा बस डिफरेंस है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन करो। देखो एक्सरसाइज 2.1 में बोल क्या रहा है कि एक ग्राफ दिया है किसी पोलिनोमियल का px का, ठीक है ना, और हमको क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज के नंबर फाइंड आउट करने हैं। अब देखो जैसे कि अपने पास एक इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3, तो हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर इसमें क्या है, हाईएस्ट पावर दिया हुआ है 2। इस जो भी हाईएस्ट पावर होता है उसी को हम लोग डिग्री बोलते हैं। अब इस डिग्री का खास बात ये होता है कि जितना जिस पोलिनोमियल का डिग्री होगा जितना ही उसका हाईएस्ट पावर होगा उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे, ठीक ना। जीरोज मतलब वो ऐसा नंबर जो इस पूरे को जीरो बना देता है। ओके, तो इसका जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 2 है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 2 होंगे। मतलब कि अगर इसको ग्राफ पे कभी बनाया जाता है, हम कहीं ग्राफ पे बनाते हैं हम लोग, तो ये क्या करता है ना कि 2 बारी कट करता ग्राफ का जो एक्स एक्सिस है उसको ये 2 बार कट करता। ओके, तो अब देखो पहले वाले क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरोज, क्या ये लाइन कभी भी एक्स एक्सिस को टच किया है, नहीं, एक बार भी लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को कट नहीं किया, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, तो 0 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि एक बार भी कट नहीं किया है। अब दूसरे वाले ग्राफ में देखो ये एक्स एक्सिस को कितने बारी कट किया, बस एक बारी, तो इसीलिए इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जा रहे हैं, 1 हो जा रहा है। अगर इस तीसरे वाले की बात किया जाए तो देखो ग्राफ कितने बारी कट किया, 1, 2 और 3 बारी कट किया, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। इसका अगर बारे में बात करें तो 1 और 2 बारी कट किया तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 2। इसमें देखो 1, 2, 3, 4 बारी कट किया तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 4। सिमिलरली 1, 2, 3 बारी कट किया तो 3 इसके नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। अब देखो कहाँ से क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन आया था ये ना कि एक पोलिनोमियल का ग्राफ बनाया गया है और वो ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को 3 बारी टच कर रहा है और 2 बारी कट कर रहा है, कट या क्रॉस लिखा था, ठीक ना। 3 बारी टच कर रहा है और 2 बारी कट कर रहा है, ऐसे में उसके नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे। देखो क्या ग्राफ दिया क्वेश्चन में ग्राफ नहीं दिया, लेकिन इनडायरेक्टली ना वो इसी से इंस्पायर्ड एक क्वेश्चन है। क्योंकि देखो इस वाले को अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या हुआ है ना कि जो ग्राफ था वो टच कर रहा था, यहाँ पे ग्राफ जो था वो क्या कर रहा था, टच कर रहा था सिर्फ, ठीक ना। तो जब टच करे चाहे कट करे दोनों को ही काउंट कर लेना है। 3 बारी टच कर रहा है, 2 बारी कट कर रहा है, मतलब कुल मिला के 3, 2, 5। एक्सरसाइज 2.2 का हम लोग क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझते हैं क्या करना होता है। तो देखो जैसे पहला ही क्वेश्चन हो गया चाहे दूसरा क्वेश्चन हो गया, कोई भी क्वेश्चन अगर इसमें से उठाएंगे तो इसमें बोला गया है क्या कि सबसे पहले क्या करो, जीरोज फाइंड आउट करो और साथ ही साथ जो भी पोलिनोमियल के जो जीरो जा रहे हैं उनके बीच का रिलेशनशिप वेरीफाई करो। रिलेशनशिप बेसिकली वेरीफाई करने का जब भी बोलता है तो सिंपली वो उसका कहना ये होता है कि देखो कोई भी अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है चाहे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो तो उसका क्या होगा ना कि 2 जीरोज होते हैं। पहला जीरो को हम लोग मानते हैं अल्फा, दूसरे जीरो को मानते हैं बीटा। तो इन दोनों में क्या रिलेशन होता है कि अगर मान लो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अपना ऐसा दिख रहा है ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल्स टू 0 दिख रहा है, तो अल्फा और बीटा को जब ऐड करते हैं तो इसका वैल्यू माइनस में b/a के इक्वल आता है। ओके, और वही अल्फा और बीटा को जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो c/a के इक्वल आता है। बस इसी को वेरीफाई कर देने को बोलते हैं हम लोग क्या कि रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। जैसे कि अगर हम लोग बात करें क्वेश्चंस के ऊपर तो पहला वाला ही क्वेश्चन देखो, या फिर हम लोग मान लो ना यही वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि 4u², ठीक ना, 4u² प्लस में 8u। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ABC को निकालना कि ABC आखिर में है क्या भाई। जैसे इसमें तो आसानी से हम लोग 4 बोल दिए, इसमें तो B बोल दिए, B का वैल्यू 8 है और C का वैल्यू 0 है, आखिर में आया कैसे था तो देख लेते हैं उसको। जैसे कि मान लो ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देते हैं, 8x² प्लस में 9x प्लस में 7 लिखा हुआ है और मान लो ये 0 के इक्वल है।
अब इसमें हमको मेरे को फाइंड करना है ए बी सी। तो ए का मतलब होता है ना कि भाई एक्स स्क्वायर के साथ किस एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या चिपका हुआ है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या चिपका हुआ है यहाँ पर, तो चिपका हुआ है 8। बस जो भी एक्स स्क्वायर के साथ चिपका होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। तो ए का वैल्यू कितना हो गया 8। बी क्या होता है, बी मतलब वो चीज़ जो एक्स के साथ चिपका हुआ है, तो एक्स के साथ क्या चिपका हुआ है 9, ठीक ना। और अगर सी के बारे में बात करें तो सी जो भी कांस्टेंट नंबर दिया होगा, जैसे इस केस में कांस्टेंट नंबर क्या है 7, तो कोई भी कांस्टेंट नंबर दिया हो उसकी को हम लोग बोल रहे हैं क्या सी। तो आई होप कि ए बी सी क्लियर होगा कि ए क्या होता है, ए का मतलब होता है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी क्या होता है, बी मतलब एक्स का कोएफिशिएंट, और सी क्या होता है, सी कोई भी कांस्टेंट नंबर, ठीक ना, कोई भी कांस्टेंट नंबर। यहाँ पर ना जैसे अभी ये नॉर्मल दिख रहा है क्योंकि अभी हम सिलेक्ट किए हैं आसानी से समझाने के लिए। नॉर्मल क्लासेस में करते हैं तो नॉर्मल क्लासेस में हमको बड़े बड़े क्वेश्चन को लेके और फिर क्या करते हैं, टैकल करते हैं। ओके, लाइक कि अगर मान लो कि ऐसा आ गया 8x स्क्वायर आ गया, प्लस में 9/3x आ गया, प्लस में 7/3 ही मान लो है, तो इस केस में a का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, b का जो वैल्यू हो जाएगा वो 9/3 हो जाएगा, और c का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 7/3 हो जाएगा। इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग ABC को फाइंड आउट करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को टैकल करते हैं कि 4u स्क्वायर प्लस में 8u का जीरोज कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसमें a और b तो समझ में आ रहा है, c नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पर a का जो वैल्यू है, a मतलब स्क्वायर वाले के साथ कौन सा नंबर चिपका हुआ है, a जो हो गया a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, b कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, c कोई भी कांस्टेंट नंबर नहीं दिखाई दे रहा था, इसीलिए c का वैल्यू हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं, 0 एज्यूम कर रहे हैं। अब क्या निकालना था इसका निकालना था हम लोग को जीरोज। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल, इसका निकालना था 0, इसीलिए करेंगे हम लोग इसको 0 के इक्वल। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में है कॉमन 4u, तो बचा क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा u और यहाँ पे बचेगा क्या 2 = 0। अब ये नंबर और ये नंबर, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई जो है वो 0 के इक्वल है। इसका मतलब है या तो 4u जो होगा 0 के इक्वल होगा, या तो u + 2 जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। अगर 4u 0 के इक्वल होता है तो इसका मतलब u का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। अगर u + 2 जो है 0 के इक्वल होता है तो u का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ यही दोनों जो हैं वो क्या है, स्क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज हैं। तो एक का नाम हम लोग बोल देते हैं अल्फा, कि भाई अल्फा का वैल्यू 0 है और बीटा का जो वैल्यू है वो क्या है -2 है। अब रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। तो अल्फा और बीटा अभी हम लोग देखे हैं कि अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है वो माइनस में b/a के इक्वल होता है। तो अल्फा और बीटा को ऐड कर देते हैं, अल्फा का वैल्यू 0 आया था और बीटा का वैल्यू क्या आया था -2। इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल रिजल्ट क्या दे रहा है, -2 दे रहा है। अब आरचेस की तरफ देखते हैं कि आरचेस में वैल्यू क्या आ रहा है, तो बी की जगह क्या यूज करना है, तो -8, ओके। और सी का वैल्यू ए की जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे 4, तो 4c 8 कितने टाइम में कैंसिल हो गया, 2 बार में। तो देखो क्या हुआ, LHS और RHS दोनों क्वांटिटी क्या है, आपस में इक्वल हैं, तो हो गया रिलेशनशिप वेरीफाई। इसी तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस आते रहते हैं इसमें और अपना देख लेना है, ओके। अब देखो यहाँ पे सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली ऐसा करके क्वेश्चन दिया हुआ है और हमको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है। तो सिंपली एक फॉर्मूला है, उसको ध्यान में रखोगे तो ये क्वेश्चन आसानी से टैकल हो जाएगा। फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि जो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है कुछ ऐसा दिखता है, ओके। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा, याद है तुमको ये अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा वही जीरोज हैं, ओके। एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ओके। तो ये हो गया सम ऑफ जीरोज और ये हो गया क्या, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। बस इसको यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है कि अल्फा प्लस जो बीटा है उसका वैल्यू कितने के इक्वल है, 1/4 के इक्वल है, और अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, -1। सिंपली इस फॉर्मूले में पुट करो और आंसर पाओ। जैसे कि एक्स स्क्वायर हो गया माइनस का अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 1/4 लिखना है, 1/4x प्लस में अल्फा इंटू बीटा की जगह पे पुट करना है, -1 पुट करना है। तो अटैक करो, एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4x प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पे हो गया -1 = 0। अब नीचे में क्या आ गया, डिनोमिनेटर आ गया, इस डिनोमिनेटर को हटाना है तो पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो गया 4x स्क्वायर माइनस में x और -1 = 0। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये चैप्टर एंड होता है। ये वाला एक बार ही प्रैक्टिस कर लेना इस वाले पे। अब बात करते हैं चैप्टर में हमारा प्रोबेबिलिटी है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है, ओके। तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर में करना क्या है, तो कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जिनको ध्यान में रखना है। सबसे पहला जो है वो ये है कि किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी है वो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, फेवरेबल आउटकम को ऊपर लिखते हैं और टोटल नंबर ऑफ आउटकम को हम लोग नीचे रखते हैं। फेवरेबल आउटकम को ऊपर और टोटल नंबर ऑफ आउटकम को नीचे रखते हैं, दोनों को बस डिवाइड करेंगे और अपना प्रोबेबिलिटी का आंसर आ जाता है।
प्रोबेबिलिटी ये आने का प्रोबेबिलिटी है, किसी इवेंट के नहीं आने का प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, तो 1 माइनस उस इवेंट के आने का प्रोबेबिलिटी। अगर ये सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के नहीं आने का। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि इस चैप्टर में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। तो सबसे पहले डाइस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, कॉइन्स के क्वेश्चन कम हो चुके हैं, ठीक ना। डाइस हो गया, उसके बाद में कॉइन हो गया, उसके बाद में कार्ड्स हो गए, बस यही इसके जो हैं वो टॉपिक्स हैं, इन्हीं को हम लोगों को कवर करना होता है। तो कॉइन पे बात करते हैं। सबसे पहला कॉइन जो होता है उनमें 2 टोटल नंबर ऑफ आउटकम होते हैं, ठीक ना। 2 ही चीज़ आ सकता है, एक सिक्के पे क्या ही होगा, एक हेड होगा या तो टेल होगा। ओके, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो है एक सिक्के को उछालने पे कितना आ रहा है, 2 ही चीज़ आ सकते हैं, या तो हेड या तो टेल। अगर मान लो प्रोबेबिलिटी कोई पूछ देता कि हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो सबसे नीचे में लिखना होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम। इसका मतलब ये हुआ कि नीचे लिखना है 2, और एक है क्या, फेवरेबल आउटकम। मतलब हेड आने का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा था ना, हेड कितने हैं इसमें, तो हेड एक ही है, तो 1/2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, प्रोबेबिलिटी टेल आने का क्या होगा, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी टेल निकालने के लिए पूछ रहा है तो नीचे में टोटल नंबर ऑफ आउटकम यानी 2, और टेल कितना है, तो टेल 1 ही है, तो यानी 1/2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये था क्या, जब एक सिक्के को जब एक बारी उछाला जा रहा है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है, 2 आ रहे हैं। अगर एक ही सिक्के को 2 बारी उछाला जाएगा तो 2 का स्क्वायर, इसका मतलब है कि 4 टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो जाएंगे। और जब 3 बारी उछाला गया तो 2 का क्यूब यानी कितना हो गया, 8। तो सबसे अब दोबारा वाला केस हम लोग समझते हैं कि जब एक सिक्के को 2 बारी उछाला गया है तो जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो 4 आ रहे हैं उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 4 वो क्या क्या आ सकते हैं, हो सकता है कि हेड हेड आ जाए, हो सकता है कि टेल टेल आ जाए, हो सकता है कि हेड और टेल आ जाए, या फिर टेल और हेड आ जाए। यही चारों टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो सकते हैं। अब हम लोग को निकालना है, मान लो इसी क्वेश्चन पूछ देता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। डबलेट आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, डबलेट का मतलब है कि दोनों सिक्के पे ना एक ही चीज़ आया है, ठीक ना, लाइक कि हेड हेड आ जाए चाहे टेल टेल आ जाए। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 4, क्योंकि एक सिक्के को 2 बार उछाला गया था। और डबलेट अगर बात करें तो कितने हैं, तो 1 और 2 है। ऊपर में क्या लिख देंगे, 2, यानी अपना आंसर जो हो गया वो 1/2 हो गया। अब हम लोग को मान लो इसी में बोलना होता है तो प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो कम से कम एक हेड, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी चलेगा, लेकिन कम से कम एक हेड तो चाहिए ही चाहिए। इसका मतलब है कि ये वाला चलेगा, ये वाला चलेगा और ये वाला चलेगा, तो इसका मतलब है 3 आउट ऑफ 4। ये क्या हो गया अपना 2 वाले केसेस हो गए, ठीक है। और भी क्वेश्चंस बनते हैं, ज़्यादा जितना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना ही मैथ स्ट्रॉन्ग होते चला जाता है। अब हम लोग बात करते हैं क्या, थर्ड वाला केस हैं कि 3 कॉइन को एक बारी टॉस करते हैं, या फिर एक कॉइन को 3 बार टॉस करो, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि या तो तुम्हारे पास क्या आ जाए, हेड 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 आ जाए, या तो टेल 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 आ जाए, या तो हेड हेड टेल आ सकता है, या तो टेल टेल हेड आ सकता है, या तो हेड टेल हेड आ सकता है, या फिर टेल हेड टेल आ सकता है, या फिर हेड टेल टेल आ सकता है, या फिर टेल हेड हेड आ सकता है। तो कुल मिला के इतने ही, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम ऐसे केसेस में कितने हो गए, 8 हो गया। ओके, अब हम लोग को मान लो कि ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, 2 हेड्स आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो 2 हेड्स कितने कितने में है, जैसे इस ये वाला केस में क्या है, 2 हेड है, ठीक ना, और ये वाला केस में क्या है, 2 हेड है, और ये वाला केस में क्या है, 2 हेड है। तो इसका मतलब है कि 3 आउट ऑफ 8 केसेस में क्या है, 2 हेड आ रहे हैं। इसीलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये वाला था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, तो उसी तरीके से हम लोग मान लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोल देता है कि 3 हेड्स आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। 3 हेड कितने में है भाई, तो एक ही ऐसे केसेस हैं जिसमें क्या है, 3 हेड हैं, ठीक ना, आउट ऑफ 8। तो ये क्या हो गया, 1 आउट ऑफ 8 केसेस ऐसे आएंगे। मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग और ट्रिपलेट बोल देता है। ट्रिपलेट का मतलब होता है क्या कि भाई तीनों पे एक ही जैसे क्वांटिटी आए, तो तीनों पे एक ही जैसे क्वांटिटी इस केस में या फिर इस केस में आ सकता है, यानी 2 आउट ऑफ 8 ऐसे केसेस हो सकते हैं, यानी 1/4 ऐसे केसेस हो सकते हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी जहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल है। इसके बाद एक बात और छोटा सा है, वो याद रखना है कि किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो सकता है, रोटेट करता है 0 से 1 के बीच में। 0 से छोटा कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता और 1 से बड़ा कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है। इस पे बेस्ट MCQ आए हुए हैं, ठीक है, इसको हल्के मत लेना, इस पे बेस्ट MCQ आए हुए हैं। लाइक ऐसा दे देता है कि ये 2% हो गया, माइनस में 3/2 कर देगा, और क्या बोलते हैं 1.2 कर देगा। तो इनमें से बोल देगा कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है। तो देखो इनमें से खाली बस यही प्रोबेबिलिटी हो सकता है, बाकी कोई नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये निगेटिव है, प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। ये 1.2 मतलब ये 1 को पार कर गया, तो ये भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, लेकिन निगेटिव नहीं हो सकता है। डेसिमल में हो सकता है, लेकिन हमेशा किसके बीच में होना चाहिए, 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। अगर किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं और 0 आ जाता है तो वैसे
वैसी प्रोबेबिलिटीज को हम लोग बोलते हैं कि वो इम्पॉसिबल इवेंट है, मतलब ऐसी घटना कभी घटेगा नहीं। अगर प्रोबेबिलिटी का वैल्यू निकालते हैं और आंसर 1 आ जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, श्योर इवेंट, ठीक ना। श्योर इवेंट मतलब कि ये निश्चित है कि वो, ये सर्टेन है कि वो चीज़ होगा ही होगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी के जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, बेसिक जो टर्म्स हैं, उन सब से हम लोग वाकिफ हो चुके हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट मूव करते हैं डाइस की तरफ, और डाइस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस को थोड़ा सा देख लेते हैं। अब एक डाइस है, ठीक ना, एक सिंगल डाइस को क्या किया गया है, थ्रो किया गया है। एक सिंगल डाइस को थ्रो किया गया है। जब एक सिंगल डाइस को थ्रो करोगे तो क्या क्या आ सकता है, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, तो 6 आएगा। ओके, यानी अगर बात किया जाए इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम के, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ओके, अब हम जैसे इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो हम लोग को नीचे लिखना होता है, तो नीचे तो हम लोग 6 लिख दिए। अब प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, तो याद रखना है कि 1 ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है, 2 जो है प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है। मतलब कि इन 6 नंबर में से 3 ऐसे नंबर्स थे जो क्या थे, प्राइम थे, यानी 1/2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब उसी तरीके से मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ देता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, तो इवन नंबर कौन कौन से, ये 2 है, 4 है, 6 है, तो इसका मतलब है कि 3 आउट ऑफ 6 यानी 1/2 इज द आंसर। जैसे कि मान लो क्वेश्चन अगला ये ऐसा पूछ सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग और डिवाइजर ऑफ 18, मतलब कि एक ऐसा नंबर का प्रोबेबिलिटी बताओ कि डाइस थ्रो किए और क्या हो जाए, वो नंबर ना 18 को डिवाइड कर सके। तो 18 को डिवाइड कौन कौन कर सकता है, 1 कर सकता है, ओके, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है और 6 कर सकता है। मतलब कि अपने पास ऐसे 4 नंबर हैं जो क्या कर सकते हैं, 18 को डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 आउट ऑफ 6 इज द करेक्ट आंसर, यानी 2 आउट ऑफ 3। ये क्या हो गया कि इसके सिंगल डाइस थ्रो के आंसर बनते हैं। सिंगल डाइस थ्रो हम लोग समझ लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, एक डाइस को 2 बारी थ्रो करते हैं, और 2 बारी थ्रो करके क्या करते हैं, हम लोग समझते हैं कि उसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो है वो कैसे हम लोग निकालेंगे। जब 2 डाइस को थ्रो किया जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएंगे, एकदम कॉइन की तरह ही है, 6 का स्क्वायर यानी 36 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएगा। तो क्या क्या आ सकता है, हो सकता है कि 1 के साथ 1 आ जाए, हो सकता है 1 के साथ 2 आ जाए, 1 के साथ 3 आ जाए, 1 4 आ जाए, 1 5 आ जाए, 1 6 आ जाए, ठीक ना। हो सकता है कि 2 के साथ 1 आ जाए, 2 के साथ 2 आ जाए, 2 के साथ 3 आ जाए, 2 के साथ 4 आ जाए, 2 के साथ 5 आ जाए, 2 के साथ 6 आ जाए, या फिर 3 के साथ 1 आ जाए, 3 के साथ 2 आ जाए, 3 के साथ 3 आ जाए, 3 के साथ 4 आ जाए, 3 के साथ 5 आ जाए, 3 के साथ 6 आ जाए, या फिर 4 के साथ 1 आ जाए, 4 के साथ 2 आ जाए, 4 के साथ 3 आ जाए, 4 के साथ 4 आ जाए, 4 के साथ 5 आ जाए, या फिर 4 के साथ 6 आ जाए, या फिर 5 के साथ 1, 5 के साथ 2, 5 के साथ 3, 5 के साथ 4, 5 के साथ 5 एंड 5 के साथ 6, या फिर 6 के साथ 1, 6 के साथ 2, 6 के साथ 3, 6 के साथ 4 एंड 6 के साथ 5 एंड 6 के साथ 6। ये सब ना टोटल नंबर ऑफ आउटकम है, काउंट करोगे तो कुल कितने हैं, 36 हैं। ओके, तो अगर मान लो हमसे बोल देता है ऐसे क्वेश्चंस में कि एक डाइस को 2 बार थ्रो किया गया है, और थ्रो करने के बाद प्रोबेबिलिटी क्या है गेटिंग अ डबलेट, डबलेट आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, डबलेट आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखो ये एक डबलेट है, ये एक डबलेट है, ये एक डबलेट है, ये एक डबलेट है, ये यानी कुल मिला के 6 आउट ऑफ 36 क्या हैं, ये सब डबलेट्स थे। किसी भी टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे, जैसे कि मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 3, कि मतलब दोनों नंबर को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इसका कैसे निकालेंगे। तो देखो यही एक ऐसा नंबर है, ये एक ऐसा नंबर है जिसमें क्या हो रहा है, दोनों को ऐड करने पे 3 आ जा रहा है। कोई और मिल रहा है क्या कि जिसको ऐड करने पे 3 आ जाए, हाँ एक ये मिल रहा है। मतलब कि 36 में से 2 ऐसे केसेस थे जहाँ पे क्या आ रहा है कि जोड़ने पर 2 आ रहा है, इसलिए क्या हो गया 2 आउट ऑफ 36 यानी 1 आउट ऑफ 18 क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, 2 डाइस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं।